भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 508 जो गलत स्थान पर कार्यवाही प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस से संबंधित है। धारा 508 गलत स्थान पर कार्यवाही। यह धारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है कि आपराधिक न्यायालय का कोई भी निर्णय, सजा या आदेश केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही गलत सत्र, खंड, जिला, उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, जब तक कि यह प्रतीत न हो कि ऐसी त्रुटि ने वास्तव में न्याय में विफलता उत्पन्न की है। सरल शब्दों में समझने के लिए, क्या है स्थिति? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपराधिक मामला या उसकी जांच, सुनवाई या कोई अन्य कार्यवाही गलत भौगोलिक क्षेत्र जैसे गलत जिले, गलत सत्र न्यायालय क्षेत्र या गलत उपखंड में हो जाए। सामान्य नियम। इस धारा के अनुसार यदि ऐसी कोई त्रुटि होती है तो न्यायालय का कोई भी फैसला, निर्णय, सजा या आदेश को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण अपवाद। कार्यवाही को रद्द तभी किया जाएगा जब यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि इस गलत स्थान पर कार्यवाही होने के कारण न्याय में वास्तविक विफलता हुई है। न्याय में विफलता का मतलब, इसका मतलब है कि गलत स्थान पर कार्यवाही होने के कारण किसी पक्ष को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है, या उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला, या फैसले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक और नकारात्मक परिणाम होना चाहिए। उदाहरण, एक अपराध दिल्ली के पूर्वी जिले में हुआ, लेकिन गलती से उसका मुकदमा दिल्ली के पश्चिमी जिले में चला दिया गया। यदि अभियुक्त को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका मिला और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया, तो केवल गलत जिला होने के आधार पर सजा को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि गलत जिले में मुकदमा चलाने के कारण महत्वपूर्ण गवाह उपलब्ध नहीं हो पाए या अभियुक्त को वहां के वकीलों तक पहुंचने में कठिनाई हुई, जिससे उसे उचित कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो इसे न्याय में विफलता माना जा सकता है। महत्व। प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर लचीलापन। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रणाली छोटी मोटी भौगोलिक त्रुटियों के कारण बाधित न हो। तथ्य पर जोर, तकनीकीता पर नहीं। यह अदालतों को कानूनी तकनीकीताओं के बजाय मामले के सार और न्याय के वास्तविक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। न्याय का बचाव। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी केवल भौगोलिक क्षेत्राधिकार की तकनीकी गलती का फायदा उठाकर बच न सकें। वास्तविक नुकसान का सिद्धांत। यह वास्तविक नुकसान, प्रेजुडिस के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक त्रुटि केवल तभी महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए जब उससे किसी को वास्तविक नुकसान हुआ हो या न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा आई हो। संक्षेप में, धारा 508 यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक कार्यवाही का गलत भौगोलिक स्थान पर होना अपने आप में फैसले को अमान्य नहीं करता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इस त्रुटि के कारण न्याय में वास्तव में विफलता हुई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 509, जो धारा 123 या धारा 316 के प्रावधानों का गैर अनुपालन, नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 और सेक्शन 316 से संबंधित है। धारा 509, धारा 133 या धारा 316 के प्रावधानों का गैर अनुपालन। यह धारा अभियुक्त के इकबालियां बयान या अन्य बयानों जो मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाते हैं को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से संबंधित है, यदि उन्हें दर्ज करते समय कुछ प्रक्रियात्मक नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित करती है कि केवल तकनीकी खामियों के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य को बाहर न कर दिया जाए, बशर्ते अभियुक्त को कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो। 1. प्रक्रिया का गैर अनुपालन होने पर भी बयान स्वीकार करना। नंबर 1, यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति का कोई संस्वीकृति, कन्फेशन या अन्य बयान जो धारा 123 संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने की शक्ति या धारा 316 साक्षी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम
के अधीन अभिलिखित किया गया है या अभिलिखित किया गया प्रतीत होता है, साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है या प्राप्त किया गया है, यह पाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अभिलिखित करते समय ऐसी धाराओं में से किसी के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 54 मौखिक साक्ष्य के सबूतों का बहिष्करण में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे गैर अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है। और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे गैर अनुपालन से अभियुक्त को उसके बचाव में वास्तविक रूप से कोई चोट नहीं पहुंची है और उसने रिकॉर्ड किया गया बयान विधिवत दिया था, तो ऐसे बयान को स्वीकार कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, पृष्ठभूमि धारा 143 मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के इकबालियां बयान, कन्फेशन या अन्य बयानों को दर्ज करने की प्रक्रिया बताती है और धारा 316 गवाहों से पूछताछ के क्रम से संबंधित है। हालांकि इस संदर्भ में यह मुख्य रूप से अभियुक्त के बयान पर लागू होती है। इन धाराओं में बयान दर्ज करते समय कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं, जैसे अभियुक्त को चेतावनी देना कि बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, आदि निर्धारित हैं। ओ समस्या, यदि किसी मामले में अभियुक्त का इकबालिया बयान या अन्य बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और अदालत पाती है कि मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज करते समय धारा 133 या 316 के कुछ नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, यानी कुछ तकनीकी कमी रह गई है। ओ न्यायालय की शक्ति, न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 जो मौखिक साक्ष्य के सबूतों को बाहर करती है में कुछ भी होने के बावजूद इस गैर अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त सबूत ले सकता है, ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि एक, इस प्रक्रियात्मक गलती से अभियुक्त को उसके बचाव में कोई वास्तविक नुकसान, इंजरी नहीं हुआ है, यानी यह केवल एक तकनीकी गलती थी और अभियुक्त के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। दो, और अभियुक्त ने वास्तव में वह बयान विधिवत दिया था, यानी वह बयान स्वैच्छिक और सच्चा था, तो न्यायालय उस बयान को सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकता है, भले ही उसमें कुछ प्रक्रियात्मक खामियां हों। महत्व, ओ न्याय की रक्षा, यह धारा सुनिश्चित करती है कि केवल तकनीकी या मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य को बाहर न कर दिया जाए जिससे न्याय में बाधा न आए। ओ सार पर जोर, यह अदालतों को प्रक्रिया के सार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। क्या बयान स्वेच्छा से और सही ढंग से दिया गया था, बजाय केवल रूप पर ध्यान केंद्रित करने के कि हर प्रक्रियात्मक कदम का 100% पालन किया गया था या नहीं। ओ गैर अनुपालन का प्रभाव, यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि गैर अनुपालन ने अभियुक्त को कोई चोट पहुंचाई है या नहीं। यदि चोट पहुंची है तो बयान स्वीकार्य नहीं होगा। दासपुर्ट इज द पौडीडो, अपीलीय न्यायालयों पर लागू होना। 2, इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालयों पर लागू होते हैं। सरल शब्दों में, ओ जो नियम उपधारा 1 में बताए गए हैं कि तकनीकी गैर अनुपालन के बावजूद बयान स्वीकार किए जा सकते हैं यदि कोई चोट न पहुंची हो और बयान विधिवत दिया गया हो। ओ वे नियम केवल विचारण, ट्रायल करने वाले न्यायालय पर ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स और सत्र न्यायालयों, सेशंस कोर्ट्स जैसे अपील, संदर्भ, रेफरेंस और पुनरीक्षण, रिवीजन के मामलों को सुनने वाले न्यायालयों पर भी लागू होते हैं। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि अपीलीय या पुनरीक्षण चरण में भी बयान की स्वीकार्यता का मूल्यांकन केवल तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि उसके सार और अभियुक्त पर वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाए। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 509 आपराधिक न्याय प्रणाली में लचीलापन और व्यवहारिकता लाती है। यह स्वीकार करती है कि न्यायिक प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि केवल उन त्रुटियों के कारण न्याय का उद्देश्य विफल न हो। यह न्यायालयों को अभियुक्त के बयान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को स्वीकार करने की शक्ति देती है, बशर्ते वे बयान स्वेच्छा से दिए गए हों और प्रक्रियात्मक गैर अनुपालन ने अभियुक्त के बचाव को वास्तविक रूप से नुकसान न पहुंचाया हो।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 510 जो आरोप विरचित करने की चूक या आरोप के न होने या आरोप में त्रुटि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज से संबंधित है। धारा 510 आरोप विरचित करने की चूक या आरोप के न होने या आरोप में त्रुटि का प्रभाव। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है। यह बताती है कि यदि किसी मामले में आरोप चार्ज नहीं बनाया गया है या उसमें कोई गलती, चूक या अनियमितता है जिसमें आरोपों को गलत तरीके से जोड़ना भी शामिल है, तो भी सक्षम न्यायालय का कोई भी निर्णय, सजा या आदेश केवल इसी आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा जब तक कि अपीलीय, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय को यह न लगे कि वास्तव में इसके कारण न्याय में विफलता हुई है। एक आरोप में गलती का सामान्य प्रभाव। एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या आरोप में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता थी जिसमें आरोपों का गलत संयोजन, मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस भी शामिल है, जब तक कि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में वास्तव में इसके कारण न्याय में विफलता हुई हो। सरल शब्दों में समझने के लिए, वो क्या है चार्ज या आरोप? आरोप वह औपचारिक दस्तावेज है जिसमें अभियुक्त को बताए गए अपराधों का स्पष्ट विवरण होता है ताकि उसे पता चले कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं और वह अपना बचाव कैसे करे। ओ समस्या, यदि मुकदमे के दौरान आरोप बनाया ही नहीं गया था, आरोप में कोई गलती थी जैसे गलत धारा का उल्लेख, गलत तारीख, आरोप में कोई जानकारी छोड़ दी गई थी, चूक, आरोप में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता थी जैसे कई अपराधों को गलत तरीके से एक ही आरोप में जोड़ देना, मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस। ओ सामान्य नियम, इन त्रुटियों के बावजूद भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय, सजा या आदेश अपने आप में अमान्य नहीं होगा। ओ कब अमान्य होगा? अपवाद, यह तभी अमान्य होगा जब उच्च न्यायालय अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण में यह मानता है कि इस गलती के कारण न्याय में वास्तविक विफलता हुई है। न्याय में वास्तविक विफलता का मतलब, इसका मतलब है कि आरोपी को इस गलती के कारण अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला या उसे पूर्वाग्रह हुआ या मुकदमे की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ा। यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं है बल्कि इसका ठोस नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। उदाहरण, एक आरोपी पर चोरी का आरोप था लेकिन आरोप पत्र में धारा गलती से लिख दी गई। अगर आरोपी को फिर भी पता था कि उस पर चोरी का आरोप है और उसने अपना बचाव पूरी तरह से किया, तो केवल धारा की गलती के कारण सजा रद्द नहीं होगी, बशर्ते उच्च न्यायालय को न लगे कि न्याय में विफलता हुई। लेकिन यदि आरोप इतना अस्पष्ट था कि आरोपी को समझ ही नहीं आया कि उस पर क्या आरोप है और इस कारण वह अपना बचाव नहीं कर पाया, तो इसे न्याय में विफलता माना जा सकता है। न्याय में विफलता होने पर अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। 2, यदि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वास्तव में न्याय में विफलता हुई है, तो वह आरोप विरचित करने की चूक के मामले में आदेश दे सकता है कि एक आरोप विरचित किया जाए और कि विचारण आरोप विरचित करने के ठीक बाद के बिंदु से फिर से शुरू किया जाए। आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में नए सिरे से विचारण, न्यू ट्रायल का निर्देश दे सकता है जिसमें आरोप किसी भी तरीके से विरचित किया जाए जैसा वह उचित समझे। परंतु यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि सिद्ध तथ्यों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता था, तो वह दोष सिद्धि को रद्द कर देगा। सरल शब्दों में, यदि उच्च न्यायालय अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण में यह निष्कर्ष निकालता है कि आरोप में गलती के कारण वास्तव में न्याय में विफलता हुई है, तो वह क्या कर सकता है? आरोप न होने पर यदि आरोप बनाया ही नहीं गया था तो न्यायालय आदेश देगा कि नया आरोप बनाया जाए और मुकदमा उस बिंदु से दोबारा शुरू होगा जहां आरोप बनाए जाते हैं,
यानी पहले के सबूत दर्ज किए जा चुके हैं, अब आरोपी को नए आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे और उससे बचाव पेश करने को कहा जाएगा। बे आरोप में गलती होने पर यदि आरोप में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता थी, तो न्यायालय नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश देगा और नए मुकदमे के लिए आरोप पत्र को उस तरीके से फिर से बनाने का निर्देश देगा जैसा न्यायालय उचित समझे। ओ महत्वपूर्ण प्रावधान। परंतु यदि न्यायालय को लगता है कि मुकदमे में जो तथ्य साबित हुए हैं वे इतने मजबूत नहीं हैं कि उनके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ कोई भी वैध आरोप बन सके, भले ही कोई आरोप बनाया गया हो या नहीं, तो न्यायालय सीधे दोष सिद्धि को रद्द कर देगा और नए मुकदमे का आदेश नहीं देगा, क्योंकि कोई भी मुकदमा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं कर पाएगा। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 510 आपराधिक मामलों में आरोप के महत्व को स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि केवल तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय का मार्ग अवरुद्ध न हो। यह न्याय में वास्तविक विफलता के सिद्धांत पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रियात्मक गलतियां केवल तभी निर्णायक होती हैं जब वे अभियुक्त के मौलिक अधिकारों या निष्पक्ष सुनवाई को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। यह अपीलीय न्यायालयों को ऐसे मामलों में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए लचीली और उचित शक्तियां प्रदान करती है।